देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और सबसे पहले बात होगी बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक बिहार एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार एनडीए में अब तक फाइनल ये नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का भी पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। तो वहीं जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। जेडीयू कम से कम 105 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बाकी सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी पर छोड़ना चाहती है। इससे लेकर ही आज बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे। दरअसल बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के दो फॉर्मूले चल रहे हैं। फॉर्मूला 1 के तहत जेडीयू 108, बीजेपी 107, चिराग पासवान की पार्टी 22 सीट और मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पर चिराग और मांझी को ऐतराज है। दूसरा फॉर्मूला यह है कि जेडीयू और बीजेपी 102 और 101 का सीट पर चुनाव लड़े। चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीट दे दी जाए, मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 7 से 8 सीट दी जाए। लेकिन इस पर जेडीयू तैयार नहीं है। वो कम से कम 105 सीट चाहती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो नीतीश की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी। चिराग की पार्टी में केंद्र में एनडीए में थी, लेकिन बिहार में अकेले मैदान में उतरी थी। 134 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा गया था। खास तौर पर नीतीश की पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान ने। मांझी की पार्टी पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे। इसलिए इस बार ये गठबंधन अलग है, तस्वीर अलग है, इसलिए सीट शेयरिंग पर इतना पेच है। सभी सीट शेयरिंग जो है 100 समय हो जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए अपना काम कर रही है। अब देख लीजिएगा, विपक्ष के पास 2 ही मुद्दा रहेगा। मैं जनता को भी बता देता हूं और मतदाता को भी बता देता हूं। ये जात पात की बात करेंगे, लोगों के बीच जो है भ्रम जाल फैलाने का प्रयास करेंगे और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे। और अब यही काम ये लंद फंद करके कोशिश करेंगे कि जनता को और मतदाता को किसी भी तरीके से जो है उसको जो है भड़काने का काम करें और उल्टा सीधा करने का काम करें। लेकिन बिहार की जनता चाणक्य के धरती की जनता है और अब वो एनडीए सरकार के लिए मन बना चुकी है, क्योंकि एनडीए सरकार जनता के मतदाता के पैमाना पर 100% खरा उतरी है। इस बीच जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनडीए के साथ हम हैं तैयार। अब इस पोस्ट के मायने हैं, क्या जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के लिए तैयार हो गए हैं? जितनी सीटें इस गठबंधन में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी जा रही है, क्या वो इससे मुतमईन है? जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस बार बिहार में एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा। हमारा पूरा संगठन तंत्र बिहार में सक्रिय हो गया है। जदयू, भाजपा, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, हम सभी मिलकर साथ काम कर रहे हैं। हर विधानसभा में सम्मेलन हो गए, टोटल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए जनता देख रही है कि हमें किधर जाना है और वो चलेगी। कोई नाराज नहीं है। जेडीयू और एनडीए का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है। जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, वो गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं और उनसे साथ वार्ता अंतिम दौर में। इस तारीख का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। 15 साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200+ सीट जीतेंगे। चूँकि उनके पास वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। हम चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं किया है, हमने उनके जनाधार को ही चुरा लिया है, इसलिए वो परेशान।
पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस खबर पर जुड़ गए। नीतीश, फॉर्मूले पर ही बात कर लेते हैं। जितिन राम मांझी जब ये कहते हैं कि एनडीए के साथ हम तैयार हैं, तो क्या वो फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं? जी हाँ, देखिए, बातचीत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान की जीतन राम मांझी से, और उसके बाद चिराग पासवान से भी आज बातचीत हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान कल ही पटना से निकल चुके हैं देर रात दिल्ली के लिए, और ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कल तक जो है जो सारी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी, लेकिन पेंच जरूर फंसा हुआ है। खासतौर से चिराग पासवान की तरफ से जो है वो मुश्किलें आ रही हैं। शुरू से ही उनकी जो सीटों की संख्या है उसको लेकर जो कहा जा रहा है वो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन इस बार जो गठबंधन में सीटों का बंटवारा है उस हिसाब से ये काफ़ी मुश्किल लगता है कि चिराग पासवान को 40 सीटें दी जाएं। हमारे पास जो खबरें हैं उसमें 20 से 25 के आसपास ये सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, लेकिन जो बाकी दूसरे घटक दल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से भी दबाव है, लेकिन माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी मान जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मान जाएंगे, और जो मुश्किलें आ रही हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आपको याद होगा इससे पहले भी जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी अपनी सभाओं में, जिस तरह से उन जिन बातों को रख रहे थे उससे साफ तौर पर दिख रहा था कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि चूंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो अब जो कुछ भी होगा 1 से 2 दिनों में इसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, और एनडीए ही नहीं, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच जारी है। महागठबंधन में मामला कांग्रेस की ओर से फंसा हुआ है। कांग्रेस 75 सीटों की डिमांड कर रही है, आरजेडी 48 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इसमें महज 19 ही जीत पाई थी और इसका स्ट्राइक रेट महज 27% रहा। यही कारण है कि महागठबंधन सत्ता से दूर रह गई थी। आरजेडी उसे ही ग्राउंड बताते हुए 48 सीट देने के लिए मन बना रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 55 सीटों पर बात बन सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में जबरदस्त जोर लगा रही है। राहुल गांधी ने पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालकर 50 सीटों को कवर किया। इसके बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने चुनाव में सीट मांगने का आधार SBCD यानी कि 4 कैटेगरी पर सीट की मांग की है। ए कैटेगरी है कि वो 19 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का पहले से कब्जा है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जो पार्टी 5 से 10 हजार के अंतर से हार गई थी। सी कैटेगरी की वो सीट रखी गई है जो 10 से 15 हजार को मार्जिन से पिछले चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, और डी कैटेगरी में 15 से 20 हजार के मार्जिन से हारी जाने वाली वो सीटें हैं जिसे इस पर राहुल गांधी या कांग्रेस यूं कहे कि प्लान तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता को फैसला लेना है। ये बिहार को बनाने की लड़ाई है, बिहार को बचाने की लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो 20 वर्षों से सत्ता में हैं, उन्होंने बिहार को पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी 55 सीटों पर मान जाती है तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके मुताबिक आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में होगी। आरजेडी को 125 सीट, वहीं कांग्रेस को 55 सीट, लेफ्ट पार्टियों को 35 सीट, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 20 सीट, तो पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीट मिल सकती है। लेकिन अभी भी चूंकि कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर यह पेच फंसा हुआ है, दोनों ही पार्टी के नेता दावा ये कर रहे हैं कि सब कुछ फिक्स हो गया है। हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे मेहनत भी कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी जो 16 दिन की यात्रा उन्होंने की तो पूरे बिहार का माहौल ही बदल गया और एजेंडा भी सेट हो गया है कि वोट चोरी नहीं चलेगी। और बिहार तो परिवर्तन की धरती है, आंदोलन की धरती है, प्रजातंत्र के सबसे, भारत में प्रजातंत्र कहीं था तो वो बिहार की धरती में था, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो
नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के जो गठबंधन है उसको जनता उखाड़ फेंकेगी। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। नीतीश, महागठबंधन में कांग्रेस चाहती है 78 सीटें, लेकिन आरजेडी कह रही है कि वो 50 के ऊपर ज्यादा देने के तैयार नहीं है। तो मामला तो फंसा हुआ है, भले ही महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ फिक्स हो गया है। जी हाँ, देखिए महागठबंधन की भी लगातार बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि आज या कल तक भी सीटों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जो 70 से अधिक सीटों की बात थी वो शुरुआती दौर की बात थी। अब कांग्रेस के नेता भी ये मान रहे हैं कि उतनी सीटें देना संभव नहीं है। बदले में वो जरूर चाहते हैं कि सीटें ऐसी दी जाएं जो उनकी इच्छा के अनुरूप हो, जहां उनको लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां उनके जीतने की संभावना हो। तो अब ये माना जा रहा है कि 55 से 56 के आसपास जो सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाएंगी। कांग्रेस इसके लिए मान भी जाएगी। वीआईपी को लेकर शुरू से ही जाहिर है एक दबाव रहा है, वो 60 सीटों की मांग करते रहे हैं। डिप्टी सीएम की बात वो खुलकर कहते रहे हैं। वहाँ भी ये संभव नहीं दिखता है कि इतनी अधिक सीटें दी जाएं। वीआईपी को भी 20 से 22 के सीट के आसपास जो है वो सीटें दी जाएंगी। वाम दलों की संख्या इस बार जरूर बढ़ने वाली है। वाम दलों का जो प्रदर्शन है, खासतौर से सीपीआई एमएल का, माले का, वो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा था और इसलिए तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि माले की सीटें इस बार बढ़ें। तो ये देखना होगा कि आखिर अंतिम रूप से क्या बंटवारा किस तरह से होता है, लेकिन ये भी आखिरी चरण में है और माना जा रहा है कि आज से कल तक में महागठबंधन की सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हेमंत सोरेन की जेएमएम भी उतरने के लिए तैयार है। झारखंड से लगी सीटों पर जेएमएम दावेदारी कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जेएमएम को 2 सीट देने के लिए ही तैयार है। पूरी तैयारी है। बिहार में कई सीट्स हमारी पार्टी ने पहले भी जीते हैं और जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार और झारखंड से सटे हुए इलाके, चूंकि ये पहले एक वृहद झारखंड के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी, बाद में कुछ हिस्सा कट गया, कुछ बिहार में चला गया, कुछ झारखंड में रहा, लेकिन जो इलाके हैं वहाँ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसको ध्यान में रखकर अगर इंडिया गठबंधन अभी जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्राथमिकता दे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आएंगे और जीत सुनिश्चित करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी भूमिका निभाएगी। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। इधर बिहार में तेजस्वी के माय फैक्टर को अगर कोई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो वो है ओवैसी। तेजस्वी की सबसे ज्यादा टेंशन इस समय असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा रखी है। ओवैसी की आज गया में एक जनसभा है। गया मगध क्षेत्र में पड़ता है। ओवैसी सीमांचल के बाद कल दरभंगा में थे। दरभंगा मिथिलांचल में आता है। मतलब ये कि ओवैसी सीमांचल से लेकर मगध इलाके को कवर कर रहे हैं। ओवैसी दोपहर 1:30 बजे गया में एक रैली को संबोधित करेंगे। कल दरभंगा की रैली से ओवैसी ने तेजस्वी, नीतीश और चिराग पासवान को टारगेट किया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में हर जाति ने अपना नेता बना लिया है, लेकिन केवल मुसलमान अपना नेता तय नहीं कर पाए हैं। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए। मैं भीख नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
मंगलवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गया में आज जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल पर है। मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 30 से 60% तक की आबादी है। 2020 के इलेक्शन में ओवैसी ने पहली बार बिहार में अपनी पार्टी के 20 कैंडिडेट उतारे और उनमें से 5 जीते। किशनगंज जिले में 4 में से 2 सीट पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जीते थे। अररिया में 6 सीट में से 1 सीट ओवैसी के नाम रही। वहीं पूर्णिया में भी 7 में से 2 सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा रहा। ओवैसी के 5 कैंडिडेट जीतकर विधानसभा तो पहुंचे, जिनमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए। इसलिए ओवैसी के निशाने पर इस बार सबसे ज्यादा आरजेडी है। ओवैसी का सीमांचल में स्ट्राइक रेट भी पिछले चुनाव में जबरदस्त रहा है। सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। इनमें से ओवैसी ने 14 सीट पर चुनाव लड़ा, 5 सीट लड़ी और ओवैसी का स्ट्राइक रेट 35% रहा। वहीं एनडीए ने भी 24 में से 12 सीट अपने खाते में की और स्ट्राइक रेट 50% का रहा। महागठबंधन का स्ट्राइक रेट मुस्लिम बहुल सीमांचल में केवल 29% था। महागठबंधन ने 24 में से केवल 7 सीट अपने नाम की। ओवैसी इस चुनाव में महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में लगे हैं, तो प्रशांत किशोर दोनों गठबंधन का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद अपनी सरकार बनने का भरोसा जताया। इसके लिए प्रशांत किशोर फॉर्मूला भी बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को 72% ही वोट मिला था, यानी कि 28% जनता पहले से ही इन लोगों को नकार चुकी है। इस 28% वोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इस बार जनसुराज को वोट देगा। प्रशांत किशोर का आगे कहना यह है कि इसके अलावा एनडीए और महागठबंधन की 10% वोट भी अगर उन्हें मिल जाता है तो बिहार में जनसुराज की सरकार बननी तय है। प्रशांत किशोर बिहार में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने फॉर्मूले के बारे में क्या कहा, खुद सुनिए। पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। तो जितने आप लोग पत्रकार अनुभवी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है, मतलब 28% लोगों ने तो पहले से ही इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनसुराज को वोट करेगा। और दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है, आपकी गणना को ही मान ले कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपका जो भी गणना, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि बता दें किसका कटेगा कितना, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। तो लोगों को चुनाव करना है, लोगों ने तय कर लिया बदलाव करना है, तो भैया भाजपा एनडीए तो गई। अब उनको चुनना है कि या तो 15 साल की जंगल राज की व्यवस्था को वापस लाना है, आकि नई व्यवस्था जनसुराज को बनाना है। निर्णय जनता को करना है।